एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। डेमोक्रेसी आखिर क्या है? डेमोक्रेसी में एक ऐसी सरकार का निर्माण होता है जिसमें जनता अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और संविधान की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जनता के बिहाफ पर पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना काम सही तरीके से नहीं करता तो जनता अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हटा भी सकती है। डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है डेमोक्रेटिका। डेमोज मतलब पीपल, क्रेटिका मतलब लोग, रूल यानी लोगों का रूल। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को कुछ इस तरह डिफाइन किया है। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है, तो चलिए जानते हैं पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फॉर्म की जाती है। फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर डिसीज़न इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। सिटीजन्स को अधिकार होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज कर सकते हैं, साथ ही उसमें बदलाव के लिए उन पर दबाव भी डाल सकते हैं। सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के बेस पर। तो अब बात करते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। एक व्यक्ति या ग्रुप के द्वारा फोर्स के साथ रूल किया जाता है। जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। नॉन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। वहीं जनता को गवर्नमेंट की आलोचना का अधिकार नहीं होता है। साथ ही जनता को किसी भी प्रकार के वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जनता के द्वारा रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। निश्चित समय के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के आधार पर इलेक्शन कराया जाता है। लॉ के अनुसार रूल्स और राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल्स के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सरकार के द्वारा लिए जा रहे सभी निर्णयों में ये सभी जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। ज़्यादातर ये डिक्टेटरशिप या मोनार्च गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में जनता पार्लियामेंट और सरकार को चुनती है, लेकिन रियल पावर ना ही पार्लियामेंट के पास होती है और ना ही सरकार के। ये जिनको जनता नहीं चुनती है उनके पास रियल पावर होती है। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता पलटकर खुद को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। 2002 में उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। उस ऑर्डर में कहा गया, प्रेसिडेंट नेशनल और स्टेट असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। सिविलियन कैबिनेट के काम की निगरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा की जाती है, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स का वर्चस्व होता है। फाइनल डिसीजन और पावर परवेज़ मुशर्रफ के पास थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र में रूलर्स सही तरीके से लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए इलेक्शन सिस्टम की ज़रूरत होती है। चुनाव का अर्थ और महत्व हो सकता है अगर यह फ्री और फेयर मैनर से हो। कुछ लोग स्वतंत्र रूप से प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र चुनाव में बिना किसी डर और धमकी के वोट देना एक फेयर इलेक्शन है, जिसमें वर्तमान में पावर में है जो व्यक्ति, उसके पास उस पावर को खोने का मौका भी है। चीन में हर 5 साल के बाद देश की पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, जिसमें
नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर होती है। कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। पूरे चीन में लगभग 3000 मेंबर्स का चुनाव होता है। चुनाव से पहले कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। 1930 से अपनी आज़ादी से मैक्सिको में हर 6 साल के बाद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। देश कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल में नहीं रहा है। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ने 2000 के बाद से यानी सन 2000 के बाद से सभी इलेक्शंस जीते हैं। इसने इलेक्शन जीतने के लिए सभी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया। सभी गवर्नमेंट ऑफिसर और टीचर्स ने पीआरआई को वोट देने के लिए पेरेंट्स पर दबाव बनाया। कभी कभी पोलिंग पार्टीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया लास्ट मोमेंट पर। अपोजिशन पार्टी की सभी एक्टिविटीज़ को मीडिया इग्नोर कर देती थी। अपने कैंडिडेट के कैंपेन में ये पार्टी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। जहां इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में नहीं हो, क्या उस देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? लोकतंत्र फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होता है, जहां जो पावर में है वह भी हार सकता है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। प्रत्येक एडल्ट सिटीजन का एक वोट होता है और प्रत्येक वोट की वैल्यू एक होती है। एक ट्रू डेमोक्रेसी में अपने नागरिक को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में वोटिंग राइट्स देता है। हर एडल्ट के पास बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोटिंग राइट्स होते हैं, जैसे सेक्स, कलर, कास्ट, रिलीजन के वो वोट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट देता है। जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो विजयी माना जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां इक्वल राइट्स नहीं है। सऊदी अरब में वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। एस्टोनिया के बनाए सिटीजनशिप रूल के अनुसार रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट्स पाना बहुत मुश्किल है। फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि एक भारतीय फिजी के वोट की वैल्यू इंडियन फिजियन की तुलना में अधिक है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। नागरिकों के कुछ बेसिक राइट्स का राज्य को सम्मान करना चाहिए या राज्य ध्यान रखते हैं। लोग सोचने के लिए, ओपिनियंस के लिए, अपने व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए फ्री हैं। कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। जिम्बाब्वे को आज़ादी 1980 में मिली थी। ZANUPF यानी जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट ने रॉबर्ट मुगेब की लीडरशिप में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चलाया। मुगेब बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने कई गलत साधनों का इस्तेमाल किया या डर्टी ट्रिक्स को यूज़ किया। प्रेसिडेंट मुगेब की पावर को बढ़ाने के लिए कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, जिससे वह कम जवाबदेह बने। अपोजिशन को परेशान किया जाने लगा। उनकी मीटिंग्स को रोक दिया गया। गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मीडिया को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित कानून और नागरिक अधिकारों की सीमा के अंदर शासन करती है। वाई डेमोक्रेसी? आखिर क्यों डेमोक्रेसी? अभी तक हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्यों। आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। इसमें सरकार ज़्यादा जवाबदेह होती है। इसमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को डील करने के तरीके बताए जाते हैं। साथ ही अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया जाता है। दूसरे फॉर्म की गवर्नमेंट से ये अलग है। इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है।
आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में लगातार लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिससे इनस्टेबिलिटी यानी असंतुलन हो जाता है। ये पॉलिटिकल कंपटीशन और सत्ता का खेल होता है। इसमें निर्णय लेने में समय लगता है या निर्णय लेने में देरी होती है। कई इलेक्टेड लीडर जनता के बारे में सही जानकारी ना होने पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। इससे करप्शन बढ़ जाता है। आम नागरिकों को नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है, वे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ब्रॉडर मीनिंग यानी लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वह है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को लेजिस्लेचर के लिए चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप यानी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर। तो चलिए पहले जानते हैं हम डेमोक्रेसी के बारे में। लोगों के हाथों में पावर होती है, लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर गवर्नमेंट चुनते हैं, बोलने की आज़ादी को एंजॉय करते हैं। कानून की नज़र में सभी लोग एक समान होते हैं, लोगों के भले के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। जबकि डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति के पास पावर होती है, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार भी नहीं होता है। जनता के पास अपना कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनके पास इक्वलिटी होती है। खुद के फ़ायदे के लिए पॉलिसी बनाते हैं इसमें लोग। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।